हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV। तो इसके पहले हमने जो है IBC का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें अराउंड 5 6 7 ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब हम जो है फर्दर मोर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। मैं बता दूं कि इस PDF में नवंबर 21 की RTP तक के क्वेश्चन हैं। सिर्फ जो नवंबर 21 की MTP और जो मई 21 की सजेस्टेड जो अभी तक नहीं आई है वो है। ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 65 से स्टार्ट करते हैं। देखो, परसुएंट टू सेक्शन 33, ठीक है, ऑफ IBC अ लिक्विडेशन ऑर्डर वॉज पास। एक लिक्विडेशन ऑर्डर पास हुआ ल्यूसी सोया लिमिटेड के अगेंस्ट में। वो किसने पास किया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। अब जो सोलंकी था ना, वो लिक्विडेटर अपॉइंटेड था। अपॉन रिज्यूमिंग हिज मेंटल, मिस्टर सोलंकी स्टार्ट कलेक्टिंग क्लेम्स फ्रॉम ऑल द क्रेडिटर। तो क्या बोला? अपॉन रिज्यूमिंग हिज मेंटल, ये पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है, मिस्टर सोलंकी स्टार्टेड कलेक्टिंग क्लेम फ्रॉम ऑल द क्रेडिटर। उन्होंने क्रेडिटर से क्लेम कलेक्ट करना चालू करे विद इन द टाइम फ्रेम जो IBC में स्पेसिफाइड है। वाइल इनिशिएटिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस एज पर द प्रोविजन, सोलंकी प्रपोज टू इंक्लूड, अब वो इंक्लूड कर रहे हैं इक्विटी शेयर ऑफ वन ऑफ इट सब्सिडियरी एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट। क्योंकि लिक्विडेशन में तो हम पहले ये लिक्विडेशन एस्टेट को गैदर करेंगे। एक लिक्विडेटर जो है वो अपने जमा पूंजियों को गैदर करेगा, इसको अपन बोलते हैं लिक्विडेशन एस्टेट। तो उसने इंक्लूड क्या कर रहा है? इक्विटी शेयर्स ऑफ वन ऑफ इट सब्सिडियरी, राइट, एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया सब्सिडियरी में तो इक्विटी शेयर के रूप में, तो ऐसा कर दिया उन्होंने कि इक्विटी शेयर ऑफ वन ऑफ इट सब्सिडियरी एज अ पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट डेटर। Beside this, one of the unsecured financial creditor demanded that at the time of distribution, वो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम his dues may be paid before the government dues। वन सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका होता है और उसने बोला कि मेरे को गवर्नमेंट ड्यूज़ के पहले बोलो, पहले पे करो। तो एक पार्ट तो अपना हो गया लिक्विडेशन एस्टेट का, दूसरा पार्ट हो गया अपना पेमेंट की हायरार्की का। मिस्टर सोलंकी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी कॉर्पोरेट डेटर, वो लीगल प्रोसीडिंग भी पेंडिंग है। ठीक है, तो अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर ए लिमिटेड एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो ए लिमिटेड है, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है फाइल्ड अ केस विद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रेइंग फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। अब उसका आर्बिट्रल अवार्ड चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन एंड इन द लाइट ऑफ IBC, वेदर द प्रपोजल, सबसे पहले तो यही है कि क्या इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी क्या लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट है। पहला तो अपन ये देखते हैं, इसलिए मैंने नोट्स में लिक्विडेशन एस्टेट आपके लिए ओपन करके रखा है। क्या बोल रहा है उसमें? लिक्विडेशन एस्टेट में जो लिक्विडेटर, ठीक है, लिक्विडेटर फ्रॉम लिक्विडेशन एस्टेट इंक्लूड असेट जिस पे ओनरशिप राइट है, इंक्लूड शेयर ऑफ सब्सिडियरी, डायरेक्ट बोल के रखा है शेयर ऑफ सब्सिडियरी, असेट ऑफ सब्सिडियरी नहीं, शेयर ऑफ सब्सिडियरी। तो पहला आंसर तो यही है। ठीक है, इंक्लूड, ये पॉइंट इधर खत्म है। चलो हम प्रोविजन को तो बाद में देख लेंगे, एक प्रोविजन को आप अंडरस्टैंडिंग ले लो, ठीक है, पर अभी तो अपन क्वेश्चन स्पेसिफिक बात करते हैं। शेयर ऑफ सब्सिडियरी तो साफ साफ देख रखा है। अब अगला अपन देखते क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते कि वो डिमांड अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर की कि क्या करे यार इसका। अब ऐसे केस में तो हमको हायरार्की देखनी पड़ेगी, राइट। देखो, हायरार्की का आप भी नोट ओपन कर लो अपना नोट्स। उसमें ऐसा रहता है कि पहले तो IRP कॉस्ट का पेमेंट होता है, फिर रैंक इक्वली आता है। ठीक है, फिर कुछ दो चीज़ों का पेमेंट होता है, वेजेस और अनपेड ड्यूज, फिर और फाइनेंशियल डेप्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, अभी अपन देखेंगे इसको प्रॉपरली तरीके से। तो पहले एक आता है, फिर रैंक इक्वली आता है, फिर दो आते हैं, फिर रैंक इक्वली आता है, राइट, फिर जो है तीन आते हैं। ठीक है, तो एक आता है रैंक इक्वली, दो आता है रैंक इक्वली, फिर तीन आते हैं। तो एक तरीके से 8 पॉइंट होते हैं। तो अभी अपन देखते हैं पहला क्या आता है। पहला आता है IRP कॉस्ट, लिक्विडेशन कॉस्ट, पूरा पेमेंट है IRP कॉस्ट, लिक्विडेशन कॉस्ट। ठीक है, IRP कॉस्ट, लिक्विडेशन कॉस्ट। तो IRP कॉस्ट, लिक्विडेशन कॉस्ट, ये तो पूरा होता है, राइट। फिर इनके पेमेंट की बात आता है डेप्ट रैंक इक्वली। रैंक इक्वली में क्या क्या आता है? एक तो वर्कमैन कंपेंसेशन ड्यू 24 महीने, लिक्विडेशन कमेंसमेंट के 24 महीने पहले तक के वर्कमैन कंपेंसेशन ड्यू। और जो अपने सिक्योर क्रेडिटर है, अब सिक्योर क्रेडिटर वो जिसने अपना राइट रिलिंक्विश नहीं किया था। ठीक है, वन सेकेंड, सिक्योर क्रेडिटर वो जिसने रिलिंक्विश कर दिया था, वो आते हैं। ठीक है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन ड्यू और सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया था। ये वो सिक्योर क्रेडिटर है जिसने अपना राइट रिलिंक्विश करके वो इस तरीके से आए थे कि चलो ठीक है हमको इस तरीके से पेमेंट कर दो। ठीक है, तो एक तो सिक्योर क्रेडिटर ये हो गए। ठीक है,
अब आती बात वापस से 2 पॉइंट आएंगे, फिर रैंक इक्वली आएगा। अब इसमें जैसे 24 महीने के वर्कमैन कंपेंसेशन ड्यू थे, इसमें 12 महीने के एम्प्लॉय ड्यूज़ है, वेजेस है जो भी है। और इधर अभी सिक्योर क्रेडिटर की बात करी है ना, सिक्योर क्रेडिटर में दोनों आ गए। इधर अब बात करें अनसिक्योर क्रेडिटर की, तो अनसिक्योर क्रेडिटर में सिर्फ फिनेंशियल क्रेडिटर आएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं आए। तो ये 2 पॉइंट है। उसके बाद से वापस से रैंक इक्वली आया। अब रैंक इक्वली में क्या आया कि गवर्नमेंट ड्यूज़ पिछले 2 साल के, 24 महीने नहीं, 12 महीने नहीं, अब इधर 2 साल बोला है, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से पिछले 2 साल तक के गवर्नमेंट ड्यूज़, ये रैंक इक्वली आया। और वो सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपना राइट रेलिंक्विश नहीं किया था, ठीक है, तो वो सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपना राइट रेलिंक्विश नहीं किया था, उसने अपने राइट को इन्फोर्स करा और इन्फोर्समेंट करने के बाद भी कुछ अमाउंट अभी भी बचा है, तो वो आ जाता है। मतलब कि पहले तो आईआरपी कॉस्ट, फिर रैंक इक्वल में वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, और उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपना राइट रेलिंक्विश कर दिया था, ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन के 24 महीने। फिर आ जाता है 2, एक तो एम्प्लॉय ड्यूज़ वेजेस, ये 12 महीने के, साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ अनसिक्योर्ड में फिनेंशियल, ऑपरेशनल नहीं, ठीक है। उसके बाद वापस से रैंक इक्वली जिसमें एम्प्लॉय ड्यूज़ की बात कर दी, सॉरी गवर्नमेंट ड्यूज़ की बात करी, राइट, गवर्नमेंट ड्यूज़ की बात करी। और जो सिक्योर्ड है, ठीक है, सिक्योर्ड मतलब कि दोनों केस में सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो रैंक इक्वली में ही आते हैं। फिर जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उसके बाद आएगी, फिर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ऐसा रहता है सीन। पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में कि अनसिक्योर्ड बोल रहा था कि हमको पे अबव करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ड्यूज़ से पहले। वो अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर बोल रहे थे, तो वैसे गलत तो नहीं बोल रहे, राइट। यही बोला है कि मिस्टर सोलंकी हैज़ टू फुलफिल डिमांड ऑफ अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर। अगला क्वेश्चन कि वेदर ए लिमिटेड, क्या वो सक्सीड होगा इन इट्स प्रेयर फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। वो तो अब लिक्विडेशन में चल रहा है और केस भी चल रहा है, तो क्या उसको आर्बिट्रल अवार्ड में सक्सीड होगा, राइट। अब इसमें आता है सेक्शन 33, ये बोल रहा है कि सेक्शन 33 बोलता है कि जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाता है ना, तो कोई भी स्यूट और लीगल प्रोसीडिंग ना तो कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ होगा, ना तो कॉर्पोरेट डेटर खुद कर सकता है, तो ना तो अगेंस्ट में होगा, ना तो ये खुद करेंगे, ठीक है। तो ना तो कोई सा सूट होगा, और अगर सूट आ चुका होगा, इस पर ऑर्डर आ चुका होगा, तो कोई भी डिक्री का भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो ऐसे केस में ए कोई सक्सीड नहीं होगा इन इट्स प्रेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ओमेगा लिमिटेड अंडरगो, ठीक है, इट्स अंडर गोइंग, ठीक है, CIRP चल रहा है अंडर IBC। तो जो रवि है, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ऑन परयूजल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ओमेगा, उसने नोट करा कि कुछ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन कुछ हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये स्टार्ट होने के, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के स्टार्ट होने के 6 महीने पहले, ठीक है ना, ये कुछ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हुए थे। पर हाउएवर डिस्पाइट हैविंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी, पर उसने रिपोर्ट ही नहीं किया ऐसे ट्रांजेक्शन। लो, अ मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर प्रपोज टू मेक एन एप्लीकेशन, जो कॉर्पोरेट डेटर के मेंबर थे उसने एप्लीकेशन दे दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब मेंबर ने एप्लीकेशन दे दी उसको और रिपोर्ट कर दी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। समझो भाई, कॉर्पोरेट डेटर का रिजोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से रिजोल्यूशन हो रहा है, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, कुछ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन दिखे, तो उसके पास इन्फॉर्मेशन थी पर रिपोर्ट ही नहीं किया, तो मेंबर ने कर दिया, तो ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये तो पता चल गया कि मेंबर ने करा, इसने नहीं करा। अब क्या मेंबर कर सकता है क्या, पॉइंट ये। तो देखो ऐसा है कि कर तो सकते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर के पास भी लीगल राइट है कि वो रिपोर्ट कर सकता है। इनफैक्ट अभी अपन ये सेक्शन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और इनफैक्ट लिक्विडेटर भी जो है नहीं बता पाते, ठीक है, अप्लाई नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, जबकि उनका सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, और ऐसे केस में फिर क्रेडिटर मेंबर या पार्टनर, कोई भी क्रेडिटर खुद भी कर दे, ठीक है, मेंबर या पार्टनर, ठीक है, तो ऐसे केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एग्जामिन करता है उसको, फिर सेटिस्फाई होता है कि हाँ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन तो हुए थे, ठीक है, और उसको यही पता चल गया कि यार लिक्विडेटर के पास भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तो थी, उसने रिपोर्ट नहीं करा, तो ऐसे केस में अब उस पर आ जाती शामक। तो ये लिखा हुआ है कि व्हाट ऑर्डर कैन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन पास, तो ऐसे केस में ऑर्डर क्या क्या पास करेगा, जब एग्जामिन करेगा ना एप्लीकेशन, ठीक है, और वो सेटिस्फाई हो जाएगा, जो अभी अपन ने बात करी कि अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन तो हुए थे, और लिक्विडेटर या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो भी है उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी, वो बता सकता था, आप उसने रिपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो एक पोजीशन का रिस्टोरेशन हो जाएगा,
कि रीस्टोरिंग द पोजीशन, कि वो ट्रांजैक्शन के पहले जो था उस पोजीशन पे आ जाओ। तो वही वाया ऑर्डर रीस्टोरिंग द पोजीशन, क्योंकि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हुए तो ट्रांजैक्शन के पहले की पोजीशन पे रीस्टोर कर लो, और एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लग जाएगी लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर, राइट। छोटा सा क्वेश्चन है कि टाइम लिमिट क्या है कंप्लीशन ऑफ CIRP, तो देखो इसमें 330 दिन की भी बात कर ली। अब इसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो ऐसा बोल के रखा है कि सेक्शन 12 ऑफ IBC स्टेट करता है कि CIRP शैल बी कम्प्लीटेड, वो CIRP जो है ना वो 180 दिन में हो जाना चाहिए एप्लीकेशन की डेट से। हावेवर NCLT जो है मे ऑन एन एप्लीकेशन, वो खुद से नहीं करेगा, मे ऑन एन एप्लीकेशन, ठीक है। और ऑन एन एप्लीकेशन कौन एप्लीकेशन करेगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन करेगा। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी कब एप्लीकेशन करेगा? जब रिजोल्यूशन पास होगा कमेटी ऑफ रेटर में 66% की वोट से। तो ऐसे खुद से नहीं, जब 66% की वोट से रिजोल्यूशन पास हुआ, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बताया, उन्होंने एप्लीकेशन दी NCLT को, ठीक है। तो एक्सटेंड कर सकते हैं, बट एक्सटेंड नहीं कर सकते मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते। और यही जो सेकेंड प्रोविजन है स्टेट करता है कि CIRP वो कंपलसरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इतना तो अपन ने देख लिया। अब वो बोल रहे हैं कि जो एक्सटेंशन है और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स लगेगी, एक रिजोल्यूशन की पूरी प्रोसेस में जो भी लीगल प्रोसीडिंग लगेगी वो 330 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, ठीक है, एंड लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। यार कॉर्पोरेट डेटर है, रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है उसका, तो वो लीगल प्रोसीडिंग जो भी लग रही सब मिला के 330 दिन में हो जाना चाहिए। आ जाओ अब आ जाओ, अब थोड़ा सा अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, राइट। प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, राइट। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोसीड्स। सबसे पहले देखो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सबसे पहले ये तो पता है कि 8 पॉइंट्स है, तो वो 8 पॉइंट्स को हम ना मार्क कर लेंगे, हम पॉइंटर्स हम नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। तो मैं एक बार वो ओपन कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो देखो IRP कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट को उसको एक नाम दे देंगे, और फिर रैंक इक्वली आएगा सेकंड में, तो सेकंड में रैंक इक्वली वर्कमैन कंपेंसेशन ड्यू आ जाएगा, सिक्योर क्रेडिटर आ जाएंगे जिसने अपने राइट्स को रिलिक्विश कर दिया था, फिर तीसरे में वही एम्प्लॉय का आ जाएगा 12 महीने का, चौथे में वो अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर, राइट, चौथे में अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर आएंगे, फिर पाँचवें में वापस रैंक इक्वली। अब रैंक इक्वली में तो एक आ जाएगा अपना 2 साल, ठीक है, 24 महीने 12 महीने हो गए, अब 2 साल हो गए गवर्नमेंट ड्यूज। और वो सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपने राइट रिलिंक्विश नहीं करे थे, पर आफ्टर इन्फोर्समेंट रिलिंक्विश इन्फोर्समेंट करने के बाद सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करने के बाद भी कुछ अनपेड था, ये हो गया 5वां पॉइंट, ठीक है। फिर छठा बचे कुछ है, 7वां प्रेफरेंस, 8वां इक्विटी। चलो अब नंबर देते हैं। तो ये है 1 से लेके 8 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो सबको नंबर दो। सबसे पहले अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो तो सेल से अमाउंट रियलाइज हुआ है। सिक्योर क्रेडिटर जिसने रिलिंक्विश कर दी सिक्योरिटी, तो वो सेकंड में आएगा, वो भी बी वाला रैंक इक्वली, क्योंकि पहले में तो वर्कमैन कंपेंसेशन है, ठीक है, तो वो 2.5 लाख इधर आ गया। अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर थर्ड में तो अपना एम्प्लॉय कंपेंसेशन आ जाता है, फोर्थ में अपना अनसिक्योर्ड फिनेंशियल क्रेडिटर है, तो वो 2 लाख इधर कर दो। इनकम टैक्स पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, गवर्नमेंट ड्यूज़ है ना, तो ये रैंक इक्वली 2 के बाद जो रैंक इक्वली अपना 5वां नंबर, तो इसको 5वां नंबर दे दो, 5वें में भी ए आएगा रैंक इक्वली, ये हो गया अपना 25,000, ठीक है। तो 7 लाख है, 2.5 लाख की अपन ने बता दिया, 2 का भी अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर 4, 5 का ए हो गया। सेस जो स्टेट गवर्नमेंट को पेबल है, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन, ठीक है, ये भी ले लो 5 का ए, तो 10,000 अपन ने ये भी ले लिया। फीस जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को पे कर रहे हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, अभी लिक्विडेटर की नहीं है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की फीस है, तो ठीक है, ये तो पहला ही पॉइंट है 37,500। फिर एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय रिजोल्यूशन प्रोफेशन, तो फॉर द रनिंग द बिजनेस, तो बिजनेस रन करने के लिए भी खर्चा लगता है, ठीक है, तो 17,500 अपन ने उधर भी दे दिए, राइट। और वर्कमैन सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ 30 मंथ, तो 30 महीने में 1,50,000 है ना, तो एक महीने में कितना, 1,50,000 डिवाइड बाय 30, तो एक महीने में 5,000 है, तो 5,000 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो 1,20,000 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ जो पोर्शन है ना वो 6ठे नंबर पे आएगा, जो भी अदर पॉइंट्स है ना, 6ठे नंबर पे क्या आएगा,
रिमेनिंग डेप्ट एंड ड्यूज, ठीक है। तो 1,20,000 के बाद 30,000 आएगा 6ठे नंबर पे। फिर इक्विटी शेयर होल्डर है वो 8वें नंबर पे आएगा 5 लाख। अब पॉइंट ये है कि रैंक इक्वली का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि अभी तो 7 लाख है, 7 लाख में से अपन ने देखो पहले तो 37,500 17,500 माइनस होगा, अब अपन देख लेते हैं। देखो यही माइनस किया तो 6,45,000, 6,45,000 में से अब रैंक इक्वली तो तब उसमें ज़रूरी हो जाता है जब आपका अमाउंट कम बच रहा हो, पर इधर तो अमाउंट है आपके पास सफिशिएंट, तो आप 1,20,000 और 2.5 लाख दोनों माइनस कर सकते हो, तो हो गया अपना 2,75। उसके बाद आप 2 लाख माइनस करो, 2 लाख माइनस होगा, अब आया 75। अब 75 के बाद जो है आपका 35,000 है, वो 35,000 आप माइनस करो, ठीक है, वो आया 40,000। और 40,000 के बाद आप 30,000 माइनस करो, जो वर्कमैन सैलरी का जो बैलेंस पोर्शन था आपने वो माइनस किया। एंड देन उसके बाद 5 लाख, ठीक है, पर वो 5 लाख तो अब क्या ही बोले, बैलेंस इतना अवेलेबल था उतना पे कर दिया। अब पॉइंट ये है कि रैंक इक्वली का मतलब क्या होता है, जब 1,20,000 और 2,40,000 है सपोज़ करो, और जो पेमेंट करना है, पेमेंट सिर्फ मेरे को 1 लाख करना है, तो रैंक इक्वली में क्या वो इक्वल पेमेंट होगा कि 1:2 का पेमेंट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, शिवदीप सी, वो रैंक इक्वली का मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, क्योंकि इस पे 2 व्यू आते हैं। कायदे से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, बट फिर भी एक बार पूरा कंफर्म करके, क्योंकि इस पे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, इस पे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी कभी ऐसा आए तो, पर ऐसा रहता है तो भाई प्रोपोर्शनेट ही होना चाहिए, बट फिर भी ऐसा लगता है कि इक्वली है तो वर्ड्स पे जाते हुए कभी इक्वल हो जाए तो ऐसा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, शिवदीप लिमिटेड सबमिटेड हिज क्लेम एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, उसने अपना क्लेम सबमिट करा था लिक्विडेटर को एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। अब शिवदीप वांट्स टू वेरी हिज क्लेम, कि वो जो क्लेम है ना जो उसने लिक्विडेटर को सबमिट करा उसको वेरी करना है, तो कितने टाइम पीरियड पे वो सबमिशन के बाद वेरी कर सकता है। तो ऐसा है कि जब क्रेडिटर क्लेम करता है लिक्विडेटर को तो 30 दिन में वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। और बाकायदा फिर उसको अगर वेरी करना है या विड्रॉ करना है, वेरी या विड्रॉ, तो 14 दिन में वेरी या विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मैंडेटरी पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ CIRP। अब मैंडेटरी पीरियड क्या है, तो देखो ऐसा है कि इंक्लूड अगर लीगल प्रोसीडिंग को इंक्लूड करो तो 180 दिन तो नहीं है, 270 भी नहीं है, 330 दिन है अगर लीगल प्रोसीडिंग्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो रिजोल्यूशन प्रोसेस में लग रही है। तो लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड करेंगे जो लिक्विडेशन, मतलब कि जो लिक्विडेशन प्रोसेस में, जो रिजोल्यूशन प्रोसेस में इनफैक्ट लग रही है। अभी लिक्विडेशन पढ़ रहे थे तो बोलने में आ गया, रिजोल्यूशन प्रोसेस में जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, एक्सटेंशन इन सब को ऐड करके ये सब आ जाएगा, ठीक है, 330 दिन। एक और क्वेश्चन, डिस्कस ऑन द स्टेटमेंट कि जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो इनएलिजिबल है इफ़ कनेक्टेड पर्सन इज़ इनएलिजिबल। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इनएलिजिबल कब होते हैं, तो उसके लिए तो अपन ने 29A पढ़ा है, तो एक बार 29A पढ़ लेते हैं। अब इसमें ना ये बोल के रखा है कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट तो इनएलिजिबल हो जाएगा। अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है ना वो रिजोल्यूशन प्लान देता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तो बनाता नहीं, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है। तो ऐसे केस में क्या बोल रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी 29A में दे के रखी है, ठीक है। तो कनेक्टेड पर्सन का मतलब क्या है, कनेक्टेड पर्सन का मतलब क्या है, कनेक्टेड पर्सन मीन्स मतलब कोई भी पर्सन अगर वो पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट तो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो पर्सन जो प्रमोटर है, जो इन मैनेजमेंट है और कंट्रोल ऑफ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, हु इज़ जो है, और एक है हु शैल बी प्रमोटर इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। अगर वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का प्रमोटर, मैनेजमेंट या कंट्रोल करता है, रिजोल्यूशन PMC अपन बोलते थे, ठीक है, तो ठीक है, तो अपन प्रोमैक्स बोलते थे, प्रमोटर मैनेजमेंट इन कंट्रोल ऑफ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। और दूसरा है कि अपना, ठीक है, बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, की जब वो रिजोल्यूशन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था तो उसमें ये जो है करता है। तो जो प्रमोट मैनेज कंट्रोल करता है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को, जो प्रमोट मैनेज कंट्रोल करता है कॉर्पोरेट डेटर को, ठीक है, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। और ये जो ऊपर के 2 पर्सन है ना, तो होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट या रिलेटेड पार्टी, ऊपर के पर्सन के होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट या रिलेटेड पार्टी। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इज एसोसिएट विथ एनी ऑफ द पर्सन, ठीक है, हु इज़ इनएलिजिबल,
तो अगर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट एसोसिएट विद एनी कनेक्टेड पर्सन हु इज इन एलिजिबल अंडर 29A ऑफ IBC विल बी एलिजिबल इन एलिजिबल, तो वो इन एलिजिबल हो जाएगा, इसलिए वो सबमिट नहीं कर पाएगा। और एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि जो ओलैफ लिमिटेड जो कॉर्पोरेटर है उसने सम बोरो करा है, ठीक है, तब बोरो सम करा है, लोन बोरो करा है 250 करोड़ का फॉर एक्सपांशन, और एक कंजॉर्टियम अरेंजमेंट के तहत करा जहाँ पर प्रपोर्शन 50-30-20 था, राइट। ABC बैंक से करा। अब जो CIRP हैज़ बिगन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, IRP ने कंस्टिट्यूट करी कमिटी ऑफ क्रेडिटर विच नोटेड दैट टोटल फाइनेंशियल डेप्ट जो है वो करता है कॉर्पोरेट डेटर 500 करोड़ है एग्रीगेट में, ठीक है। और ABC से जो है उन्होंने 250 लिए। एग्जामिन विच हु शैल बी द मेंबर ऑफ COC एंड व्हाट शैल बी देयर वोटिंग राइट। तो सबसे पहले तो भाई मेंबर कौन होगा, मेंबर सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे। तो पहले बार आंसर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने को तो ये तो पता है कि मेंबर तो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, तो इधर तो सभी फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो कॉर्पोरेट डेटर वो करता है फाइनेंशियल डेप्ट 2 और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर के, ठीक है। तो ईच सच हर कोई क्रेडिटर होगा, हर कोई जो है पार्ट ऑफ COC होगा, और उनके जो वोटिंग राइट है, राइट, वोटिंग राइट भी प्रोपोर्शनेटली हो जाएंगे, एंड देयर वोटिंग राइट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट। तो एक बार कंसोर्टियम फाइनेंस में भी अपन देख लेते हैं कि अगर तीनों पार्ट होंगे उनके वोटिंग राइट भी जो है फाइनेंशियल डेप्ट और के हिसाब से रहेंगे, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन अगर देखा जाए तो उनका 250 करोड़ का स्टेक था, 250 का 50%, 125, तो 125 डिवाइड बाय 500, 25%, एक का 25% है, एक का 15% है, इस तरीके से होगा। मतलब कि 125 डिवाइड बाय 250 मत कर देना, 500 करना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि भाई जो प्रपोर्शन निकालते हैं वो तो ऑब्वियस बात है, जॉइंट कंजॉर्टियम में जितना लोन दे रहे उसका प्रपोर्शन निकाल दिया, उससे अपन ने वोटिंग राइट निकाल लिया। पर जो है अगर वोटिंग शेयर, ठीक है, उससे तो अपन ने प्रपोर्शन निकाल लिया, राइट, उससे अपन ने प्रपोर्शन निकाल लिया, और फिर वोटिंग राइट है तो उस हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इनका जो वोटिंग शेयर है वो वोटिंग राइट के प्रपोर्शन में होगा। तो वोटिंग शेयर इनके वोटिंग राइट के प्रपोर्शन में होगा, तो पहले इनका वोटिंग शेयर ही 50% है, तो 50% भी प्रपोर्शन में जाएगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर, मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर कोरेट, मतलब कि वही अगर 33%, ठीक है, 33% 33% वही है इसका कोरम का, तो ठीक है, वो बस प्रेजेंट हो और टोटल नंबर ऑफ मेंबर 33% प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। और कोरम में तो एटलीस्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, वो तो टोटल का ही प्रेजेंट देखा जाएगा। और ठीक है, ये था अपना, और ऑडियो से हो, वीडियो से हो, कैसे भी हो, ठीक है। एवर लास्टिंग लिमिटेड जो लिक्विडेशन की तरफ चले गई, XYZ बैंक जो सिक्योर क्रेडिटर है डिसाइड टू रियलाइज इट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। चलो ठीक है, तुम रियलाइज करवा लो, मत छोड़ो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मत आओ सेक्शन 53 में, रियलाइज करा लो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय इन्फॉर्मिंग लिक्विडेटर। बकायदा उन्होंने बताया सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड आइडेंटिफाई असेट की, देखो ये असेट है हमारी, सब्जेक्ट टू विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज़ टू रियलाइज। लिक्विडेटर ने डिनाई कर दिया XYZ बैंक को टू इन्फोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट एज द सेड सिक्योर क्रेडिटर, वो पार्ट नहीं है कमिटी ऑफ क्रेडिटर का, इसलिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? देखो ऐसा है, अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो हम A को अप्लाई करते हैं, पर इधर हाँ, क्योंकि लिक्विडेटर ने मना कर दिया ना, रेजिस्टेंस मिल रहा है तो A को अप्लाई कर दो वैसे तो, पर पहले देखो कि भैया ऐसा भी है क्या, पार्ट होना जरूरी। देखो सेक्शन 52 क्या बोलते हैं, वो तो ऑप्शन देते हैं देखो सिक्योर क्रेडिटर को कि अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है रियलाइज़ करवा सकते हो, बस इन्फॉर्म कर दो लिक्विडेटर को सिक्योरिटी इंटरेस्ट। देखो यही बोल के रखा है कि रियलाइज़ कराना है तो इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, लिक्विडेटर को, राइट, इन्फॉर्म कर दो एंड आइडेंटिफाई असेट, ये देखो असेट भी बता दो, इन्फॉर्म भी कर दो, और बोल के रखा है सिक्योर क्रेडिटर का ऑप्शन है, जरूरी नहीं है उसका कमिटी ऑफ क्रेडिटर में पार्ट होना, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट, ठीक है, देयरफॉर स्टैंड जो है वो नॉट वैलिड नहीं है। ओके, तो एक और क्वेश्चन है कि जो डिफ़ॉल्टर लिमिटेड है जो एक अनलिस्टेड कंपनी है, देखो है अनलिस्टेड कंपनी, इंडिया में रजिस्टर्ड है, टोटल असेट 3 करोड़ तक की है, और टर्नओवर साथ ही साथ टर्नओवर 50 लाख का है, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, पर वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वांटेड टू फाइल अ पिटीशन, खैर IRP इनिशिएट कर दो, ठीक है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर वांट एन अर्ली रिकवरी ऑफ ड्यूज, ठीक है, तो क्या फास्ट ट्रैक IRP हो सकता है, फास्ट ट्रैक CIRP। देखो फास्ट ट्रैक CIRP के लिए पर्टिकुलर क्लास ऑफ कॉर्पोरेट डेटर में आना पड़ेगा, जहाँ पे पर्टिकुलर बता के रखा है कि असेट, इनकम,
ठीक है। असेट एक पर्टिकुलर लेवल या उसके बिलो हो, इनकम एक पर्टिकुलर लेवल या उसके बिलो हो, क्रेडिटर पर्टिकुलर लेवल या उसके बिलो हो। अब वो लेवल तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहेगी, पर अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई करके रखा है वो तो ऐसा है कि स्मॉल कंपनी, राइट, जिसकी लिमिट भी अब तो अमेंड हो गई है, ठीक है। स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप वाली कंपनी। चलो इधर स्टार्टअप वाली कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी में जिसका असेट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर तो देखते भी नहीं है, पर इधर तो असेट 3 करोड़ है, तो एक स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनी हो गई, और अनलिस्टेड कंपनी हो गई जिसका असेट जो है वो नॉट एक्सीडिंग, अच्छा नॉट एक्सीडिंग है क्या ₹1 करोड़, तो नॉट 1 करोड़ या उससे कम है, तो लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ हो गया। तो एज़ पर सेक्शन 56 ऑफ द कोड जो फास्ट ट्रैक CRP है ना वो 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो अब इधर तो आ नहीं सकता, बट फिर भी उन्होंने फास्ट ट्रैक का बताया कि वो 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए कमेंसमेंट डेट से, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड, ठीक है। पर वो खुद से नहीं करेंगे, वो एप्लीकेशन होगी और एप्लीकेशन के रिसिप्ट से जो है फर्दर 45 डेज तक एक्सटेंड हो जाएगा, प्रोवाइडेड डेट जो एक्सटेंशन है वो नॉट बी ग्रांटेड मोर देन मंथ्स। अब इधर तो जो है आप फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, फाइल नहीं कर सकते क्योंकि एक लिमिट से वो आगे जा रहा है, तो एप्लीकेशन तो हम नहीं कर सकते। अब शिवदीप सबमिटेड अ क्लेम, शिवदीप ने सबमिट करा क्लेम एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। उसने जो क्लेम सबमिट करा है ना वो एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर करा टू द लिक्विडेटर। तो अब उसको अल्टर करना है तो ठीक है, 14 दिन के अंदर अल्टर कर सकते हो, ठीक है। रोमिल IRP जैसे अपॉइंट हुआ है ड्यूरिंग CIRP ऑन 3 मार्च। अब देखो यार IRP जैसे अपॉइंट हुआ ना तो इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 3 डेज़, ठीक है। तो इमीडिएटली कर सको बट नॉट लेटर देन 3 डेज़, तो उसमें 6 मार्च तक कर देना चाहिए। ये पब्लिक अनाउंसमेंट का है कि पब्लिक अनाउंसमेंट ऐसे तुम कर सकते हो 3 दिन के अंदर। क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेटर बन सकता है क्या? तो हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पर पॉइंट ये है कि इसके लिए पर्टिकुलर अपन सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर करा लिक्विडेशन का तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, तो जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 33 में लिक्विडेशन ऑर्डर दे दिया तो अब जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड है फॉर CIRP, अब 34 ये बोलता है कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है अपॉइंटेड अंडर CIRP, अब सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ रिटर्न कंसेंट, सब्जेक्ट टू परमिशन वो रिटर्न, अब ऑब्वियस ही बात है कि परमिशन तो उनसे लेंगे, ठीक है, तो वो लिक्विडेटर बन सकता है, ठीक है। तो अनलेस रिप्लेस, अगर रिप्लेस करे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब जो रिप्लेस करेंगे तो ऐसे केस में बकायदा, अब रिप्लेस में क्या होगा, पहले तो रिप्लेसमेंट क्यों होगा, रिप्लेसमेंट तब होगा जब रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया हो। क्या जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कैसा काम कर रहा है, उसका पहले उसका काम नहीं जम रहा है, मेरे को रिजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। बोर्ड रिकमेंड करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, मतलब ऊपर से ही ऑर्डर आ गया, ठीक है, काम एक हो गया और एक ऊपर से ऑर्डर आ गया कि बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया कि भैया नहीं इसको मत रख, और नो कंसेंट रिसीव्ड टू एक्ट एज लिक्विडेटर। रहता है ना कि हमको तुमको बनाना है लिक्विडेटर, पर तेरी तरफ से कोई कंसेंट ही नहीं आ रहा है, तो लिक्विडेटर कैसे बना है। अब तू कंसेंट नहीं दे रहा है, तेरी लापरवाही, तेरा काम पसंद नहीं आ रहा है, तो तेरा रिजोल्यूशन प्लान रिजेक्टेड। ऊपर से ऑर्डर आ गए, तेरा कंसेंट नहीं है, तो देख ऐसा है कि जब काम ही रिजेक्ट हो गया या ऊपर से ऑर्डर आ गया तो ठीक है, पर जब तेरी तरफ से ही लापरवाही है इन द सेंस कि कंसेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में आप रिप्लेस कर सकते हो। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को डायरेक्ट कर देगा, अब उसके पास तो कोई ऐसा नहीं है लिक्विडेटर, तो वो तो बस बोर्ड को बोल देगा, वो बोर्ड प्रपोज करेगा कंसेंट के साथ, ठीक है, प्रपोज करेगा कि ये पर्सन को बना सकते हो, इनका कंसेंट बोर्ड लेके रखेगा, 10 दिन के अंदर वो आपको बता देगा, फिर अपॉइंट कर लो उसको, ठीक है। और अपॉइंट करने के बाद अब लिक्विडेटर कोई ही अब सब करना है, तो सारा मैनेजमेंट उनको वेस्ट हो जाएगा, सारे एम्प्लॉय एसेट्स उनको चले जाएंगे, इनकी जो फीस होती है ना वो जितना वो रियलाइज़ कराएंगे उसका परसेंटेज के हिसाब से फीस रहेगी, ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, ये जो तुम CIRP बोलते रहते हो वो CIRP, तो CIRP का सिग्निफिकेंस तो यही है कि इससे कंपनी इंस्टेड ऑफ डिसॉल्यूशन के, हम पहले इंस्टेड ऑफ इंसॉल्वेंसी के हम ट्राई करते थे कि इसको सॉल्व कर ले, पर ये बोल रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ CIRP अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कमेंसमेंट डेट का सिग्निफिकेंस ये है कि उस डेट से मोरेटोरियम चालू हो जाता है। तो आपको मोरेटोरियम पीरियड बताना पड़ेगा, वो मोरेटोरियम पीरियड जो सेक्शन 14 है वो आपको बताना पड़ेगा कि देखो मोरेटोरियम पीरियड में ऐसा होता है कि आप सूट नहीं कर सकते, लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते और एक्सेट्रा 2-3 चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताएंगे कि वो डिस्पोज एंड ट्रांसफर इनकम वर्ड नहीं कर सकते एसेट्स, पर ठीक है इतना बड़ा क्वेश्चन था भी नहीं तो इसलिए बताया भी नहीं, ठीक है। तो अभी अपन जब क्वेश्चन में और डीप में जाएंगे तो अपन देखेंगे और साथ ही साथ
जो है, अभी तो अपन क्वेश्चन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, एक बार ऐसा भी होगा कि जब हम पूरे नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख ले, ठीक है। तो जिन जिन ने पहले पढ़ के रखा है, जिसको सिर्फ क्वेश्चन का ही थोड़ा सा अंदाजा चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन देख लो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे अगर अपन प्रोविजन की बातें करने लग जाए तो फिर तो क्वेश्चन से अपने नहीं होंगे और अपन अपने टॉपिक से भी डिबेट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटर है कि अपन कर लेते हैं। क्वालिटी रबर लिमिटेड जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, मतलब ये अपना ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया, उसने पिटीशन करी NCLT को कि यार मेरे को रिकवरी करनी 10 लाख की स्मार्ट लेटेक्स से, जो कॉर्पोरेट डेटर है। अब उसकी कुछ अनादर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है टू द एक्सटेंट ऑफ 150 लाख, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया टुगेदर एंड फाइल पिटीशन। अब कॉर्पोरेट डेटर के अंदर टोटल 40 फाइनेंशियल क्रेडिटर है, 40 फाइनेंशियल क्रेडिटर, 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर है, और सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर को तो वोटिंग राइट है, ऑब्वियस बात है, इनको तो होगा नहीं। नोटिस इशू हुआ 1 अगस्त को फॉर कंडक्ट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, कि फर्स्ट मीटिंग कराओ, जो टू बी हेल्ड ऑन 5 अगस्त। अब देखो, मैं फर्स्ट मीटिंग तक एक बार फटाफट बोल देता हूँ कि आपने एप्लीकेशन करी, एप्लीकेशन के 14 दिन के अंदर एडमिशन हो गया, 14 दिन के अंदर एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के 14 दिन के अंदर IRP अपॉइंट कर लो। अगर कभी IRP अपॉइंट नहीं करा हो तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट की डेट तब से चालू हो जाएगी। अब 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट कर लो, जो अपन ने MCQ में देखा, पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया। अब 11 दिन के अंदर जो है, समझो, क्लेम आ जाना चाहिए, मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट के 11 दिन के अंदर क्लेम आ जाए। 2 दिन के अंदर COC मीटिंग होगी, राइट, सॉरी, पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद हम कमेटी ऑफ क्रेडिटर बिठाएंगे ना, तो ऐसा है कि 11 दिन में क्लेम आ जाए, क्लेम आने के 2 दिन के अंदर COC की मीटिंग बिठाओ और COC को बुलाओ, और COC की पहली मीटिंग 7 दिन के अंदर होना चाहिए। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ 7 दिन का, उसमें 5 दिन का नोटिस जाता है, तो इधर भी जो है अब 1 अगस्त को करा और मीटिंग 5 अगस्त को हुई, तो मान लो 5 दिन का नोटिस हो गया। वैसे 5 दिन को रिड्यूस भी कर सकते 24 घंटे तक, ठीक है। अगर जो है अगर कॉर्पोरेट डेटर जो है, मतलब कि कॉर्पोरेट डेटर है, तो उसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो उसमें 24 घंटे कर सकते हो, 5 दिन को 48 घंटे कर सकते हो, वो अपन देख लेंगे। पर इधर तो बात करें तो नोटिस की अपन ने बात कर ली कि 5 अगस्त को मीटिंग थी। मीटिंग तो जो है सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर थे, रिजोल्यूशन पास टू अपॉइंट मिस्टर नवीन, चलो ठीक है, पास हो गया। और इसी रिजोल्यूशन में, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में ही अपॉइंटमेंट होता है, अब 25 में फेवर में वोट किया, 10% ने जो है अगेंस्ट में करा, 5 फाइनेंशियल क्रेडिटर ने तो वोट ही नहीं किया, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट मतलब IRP इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करने के लिए कितने % की वोटिंग चाहिए, सबसे पहले कितने % की वोटिंग चाहिए, तो पॉइंट ये है कि 66% की वोटिंग तो चाहिए। अब देखो 25 फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, 10 ने अगेंस्ट में करा, तो देखो आपको तो 35 से देखना है, ये हो गया 66% से ऊपर, तो कायदे से अपॉइंटमेंट तो कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में बोला कि डिसाइड इन टर्म्स ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वेदर द रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि हम नवीन को अपॉइंट करें, वैलिड है क्या, और वैलिड कोरम की डेट बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट मीटिंग वो तो 7 दिन के अंदर होनी चाहिए। देखो, मैंने आपको बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी के 7 दिन के अंदर फर्स्ट मीटिंग होनी चाहिए। वो 66% की वोटिंग शेयर चाहिए, वोटिंग शेयर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। बनती बात है कि वोटिंग पावर फाइनेंशियल क्रेडिटर की होगी, क्योंकि बच्चे हुए के लिए तो वोटिंग पावर ही नहीं है, ठीक है। तो ये, और ऐसे केस में या तो आप जो है इंटरिम को क्या बोला है, आइदर रिजॉल्व टू अपॉइंट इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, या तो रिप्लेस कर दो। 1 सेकेंड, ओके, मैं इंटरिम जैसा सोच रहा था, राइट, ठीक है। ये 1 सेकेंड, अगर फर्स्ट मीटिंग है तो उधर ओके, फर्स्ट मीटिंग में तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा ना, इंटरिम नहीं होगा। चलो, मैं जो बोल रहा था वो मैं इंटरिम बोल रहा था, पर वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलना था, ठीक है। और बस 33% की वोटिंग चाहिए कोरम के लिए, और एज पर द फैक्ट्स जो रिक्विजिट कोरम जो है 66%, इधर तो 71.4 हो रहा है, तो अपॉइंटमेंट तो वैलिड है। नवंबर 20 की RTP का क्वेश्चन कि MX लिमिटेड वॉज एडमिटेड इन द CIRP अंडर सेक्शन 7। अब जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना MX का, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसने कंडक्ट करा, ठीक है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर मीटिंग, बट द सेम वॉज एडजर्न, वो तो एडजर्न हो गई क्योंकि कोरम नहीं थे, और अकॉर्डिंगली एडजर्न मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ COC द्वारा 51% ऑफ वोटिंग राइट से, रिप्रेजेंटिंग 51% ऑफ वोटिंग राइट फॉर लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ओके, रिजोल्यूशन पास हो गया एडजर्न मीटिंग में कि इसका लिक्विडेशन करो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ CIRP, ठीक है। CIRP के पहले ही इन्होंने खुद नहीं बोल दिया। तो देखो, क्या ये लिक्विडेशन ट्रिगर होने की बात कर रहा है, तो लिक्विडेशन ट्रिगर में ऐसे पॉइंट आना चाहिए कि COC मीटिंग में आपने कर दिया। तो ऐसा होता है कि अगर
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल देखो 1 सेकेंड, पीरियड के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिसीव नहीं हुआ प्लान, ठीक है, या तो COC ने अप्रूव करा है 66% से कि लिक्विडेट करो। अब इधर तो 51% है, तो पहले तो भाई क्या 66% चाहिए कि 51% चाहिए? 51% नहीं, तो 66% है लिक्विडेशन के लिए। तो ये पहले तो नॉट वैलिड इन लॉ आना चाहिए, क्योंकि 66% ऑफ वोटिंग शेयर चाहिए, कायदे से भी आना चाहिए आंसर, और यही है इसका आंसर। एक तो होता है कि तुमको प्लान ही रिसीव नहीं हुआ एक टाइम गिवन टाइम के अंदर, एक तो होता है कि चलो हमने खुद ने मीटिंग में डिसाइड कर लिया है 66% ने किया लिक्विडेशन करो, फिर पॉइंट आता है कि चलो प्लान रिसीव हो गया तो हमने रिजेक्ट कर दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया। और एक होता है कि अप्रूव चलो कर दिया, पर बाद में जो है डेटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया, ठीक है, तो इंटरेस्टेड पर्सन जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। समझो ना भाई, लिक्विडेशन के लिए देखो आपको प्लान रिसीव नहीं हुआ या हुआ, रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, रिसीव नहीं हुआ, पीरियड ओवर हो गया, एक तो पहला कारण। दूसरा ऐसा हो सकता है कि भैया खुद ने ही मीटिंग में बोल दिया कि यार नहीं यार लिक्विडेशन करो, और चलो रिसीव हो गया तो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे तो लिक्विडेशन एक्सेप्ट कर लिया, पर बाद में जो है लेटर ऑन कॉर्पोरेट डेटा ने ही कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो इंटरेस्टेड पीपल जो है कर सकते हैं एप्लीकेशन। फिर अगला जो है एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि मिस्टर राम जो ऑपरेशनल क्रिएटर है उसने फाइल करी एप्लीकेशन फॉर CIRP कि यार CIRP की एप्लीकेशन फाइल करो, पर ऑपरेशनल क्रिएटर था ना, तो उसने प्रपोज नहीं किया इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट, तो स्टेट द प्रोविजन, तो चलो नहीं करा, जरूरी थोड़ी ना है, इस पर इधर तो मैं है, ठीक है, तो ऑपरेशनल क्रिएटर एंड नो प्रपोजल, ठीक है, शेल मेकर, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अब क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन रिसीव हुआ पर प्रपोजल नहीं आया, तो ऐसे केस में कायदे सेक्शन 16 लगना चाहिए, फिर भी हाँ सेक्शन 16 ही लगा है, तो ऐसे केस में अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रेफरेंस शेल मेक अ रेफरेंस टू द बोर्ड, ठीक है, अब वो बोर्ड को रेफरेंस देगा फॉर रिकमेंडेशन, क्या ये तो नहीं लेकर आया, आप ही बता दो, अब बोर्ड रिकमेंड करेगा, ठीक है, और कंसेंट भी ले लेगा, जिसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है 10 दिन के अंदर बता देगा, और फिर आप उसको अपॉइंट कर लेना, और अपॉइंट करने के उसके बाद टेन्योर करेगा। ये बोल रहे हैं स्टेट द टर्म, बाद में ये भी पूछ लिया स्टेट द टर्म, जब ये पूछ ले तो टर्म क्या है? टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, मतलब कि फर्स्ट ऑडिटर क्या? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो गया, टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब देखो क्या बोल के रखा है कि क्या कॉर्पोरेट पर्सन क्या खुद से लिक्विडेशन प्रोसेस में एंटर हो सकता है, तो ठीक है, तुमने डिफ़ॉल्ट नहीं भी किया हो तो भी तुम खुद से हो सकते हो, राइट, पर वही है ना कि उसे ऐसे केस में फिर वो जो है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, देखो लिक्विडेट आप कर सकते हो वॉलंटरी, अब आपको सारी कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन दे दिया इंक्वायरी का, सबसे पहले क्या बोला? डिक्लेरेशन दे दिया इंक्वायरी का, तो जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर है, मेजॉरिटी सम ऑफ द डायरेक्टर ने उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया कि वी हैव इंक्वायर्ड इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, एंड फिर ओपिनियन दे दिया है कि हम डेप्ट का पेमेंट कर देंगे, या तो डेप्ट नहीं है ये ओपिनियन दे दिया, या तो अगर है तो जो लिक्विडेशन से जो प्रोसीड जाएगा हम इससे उसका पूरा पेमेंट कर देंगे। तो डिक्लेरेशन दे दिया इंक्वायरी इनटू द बिजनेस का, ओपिनियन दे दिया कि हम पेमेंट कर देंगे, और लिक्विडेशन जो है डिफ़ॉल्ट के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, तो लिक्विडेशन डिफ़ॉल्ट के लिए नहीं कर रहे। अब मैंने बोला डिक्लेरेशन दे दिया इंक्वायरी का, ओपिनियन दे दिया पेमेंट का, और लिक्विडेशन डॉली, ये छोटा सा निमोनिक याद रख लो, डॉली। डिक्लेरेशन दे दिया इंक्वायरी का, ओपिनियन दे दिया कि हम पेमेंट कर देंगे, ओपिनियन दे दिया कि हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है, या तो डेप्ट नहीं या तो है तो हम पेमेंट कर देंगे प्रोसीड से, और लिक्विडेटर जो है, लिक्विडेशन डजंट मीन टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। अब डिक्लेरेशन के साथ अटैचमेंट भी आता है। अब अटैचमेंट में क्या है? इसको अपन ARR बोलते हैं कि अकाउंट्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फिर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस ऑपरेशंस के रिकॉर्ड और रिपोर्ट, ठीक है, तो अरे रिपोर्ट, ऐसा बोल दो अरे रिपोर्ट, और रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ एसेट जो रजिस्टर्ड वैल्यूएट देगा। अभी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है, प्रीसीडिंग 2 ईयर्स का लेंगे, इसमें लिखा है ना फॉलोइंग डॉक्यूमेंट 2 साल का लेंगे, 1 सेकेंड, प्रीवियस 2 ईयर का, ठीक है। अब डिक्लेरेशन एक बार दे दिया। अब डिक्लेरेशन देने के बाद ऐसा नहीं कि काम हो गया, अब या तो स्पेशल रिजोल्यूशन यूँ तो हो जाता है, पर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तब होगा जब आर्टिकल में कोई सा टाइम और इवेंट दे के रखे जिसके ट्रिगर होने पे लिक्विडेशन होता है।
तो ऐसे केस में आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करोगे, ठीक है। तो क्या बोला है कि पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग स्टेटिंग दैट कंपनी को तो लिक्विडेट कर देना चाहिए वॉलंटरीली एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज ए लिक्विडेट, तो वॉलंटरी और जनरल या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो डेट है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इट्स ड्यूरेशन या इवेंट जहाँ पे आर्टिकल में बता के रखा है, ठीक है, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बना देंगे, ठीक है। अब ये जब रिजोल्यूशन पास हुआ उसके 7 दिन के अंदर 66.66 है, 66% नहीं है, ठीक है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को वो करेंगे क्या, अप्रूव करेंगे। तो समझो बोर्ड का एक तो डिक्लेरेशन, उसका जनरल मीटिंग में भैया शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन हुए अपन ने देखा, उसके बाद COC का भी अप्रूवल लगेगा 66.66 है, मतलब 2/3। उसके अप्रूवल के बाद इन 7 डेज जो है कंपनी रजिस्ट्रार को बता देगी, और COC के अप्रूवल के बाद ही लिक्विडेशन स्टार्ट होता है। अब पॉइंट ये है कि रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है, ठीक है। रिजोल्यूशन प्लान, अब देखो रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है। रिजोल्यूशन प्लान सबसे पहले तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाते हैं, और ये जो पर्टिकुलर प्लान है तो ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को भेजा जाता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इसको जो है एग्जामिन करता है और कंफर्म करता है कि इसके अंदर वो मैंडेटरी पॉइंट्स है कि नहीं है। ये मैंडेटरी पॉइंट्स की इसके बारे में अपन बात करेंगे, जिसको पेमेंट स्लिम के हिसाब से अपन बोलते हैं। पेमेंट स्लिप नहीं है, पेमेंट स्लिम है। तो देखो पेमेंट स्लिम में क्या है, सबसे पहले तो पेमेंट कि भैया जो IRP पेमेंट के तो 3 पॉइंट है कि जो IRP कॉस्ट है उसका पेमेंट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। फिर पेमेंट है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनको पेमेंट कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन द हायर ऑफ। देखो लिक्विडेशन के टाइम जो उसको पेमेंट मिलता और कल को अगर लिक्विडेशन के टाइम पेमेंट मिलता या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के तहत जो उनको पेमेंट मिलता विच एवर इज़ हायर, उससे कम पेमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उससे कम पेमेंट हो तो ऐसे केस में क्रेडिटर क्या ही बोलेगा, क्रेडिटर तो बोलेगा कि ऐसे केस में तुम लिक्विडेशन ही कर लो। ऐसे ही फिनेंशियल क्रेडिटर का है, ठीक है। फिनेंशियल क्रेडिटर क्या बोलते हैं कि जो अमाउंट पेड है अंडर लिक्विडेशन उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये फिनेंशियल क्रेडिटर वो है जिन्होंने जो है फेवर में वोट नहीं करा था, ठीक है, जिन्होंने नॉट वोट इन फेवर। और फिर ये पेमेंट हो गया। फिर स्लिम से एस से सुपरविजन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, या सुपरविजन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। फिर एल से है कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, तो कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। आई से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, इसका भी कुछ प्रोविजन होना चाहिए। और एम से मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। तो पेमेंट स्लिम क्या है कि पेमेंट ऑफ IRP कॉस्ट, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फिनेंशियल क्रेडिटर। एस से फिर सुपरविजन ऑफ प्लान, राइट, सुपरविजन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। एल से कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए लॉ एंड रेगुलेशन का। आई से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। एम से मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो आप कंपनी की बात कर रहा है क्या भाई, कंपनी का मैनेजमेंट का भी तो देखो, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर आफ्टर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूवल। ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम। ओके, इन्होंने तो पूरा पूछ लिया सेक्शन, मोरेटोरियम ऑर्डर का इफेक्ट क्या है। अब मजा आएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा बोलने का। अब देखो मोरेटोरियम तो होता है, देखो अब मोरेटोरियम के ऑर्डर का इफेक्ट क्या है। सबसे पहले तो निमोनिक याद कर लो, स्यूट डेट FRE, क्या बोल रहा हूँ, स्यूट डेट और FRE, ध्यान से सुनना। लेसर की स्यूट डेट फिर से, तो लेसर की जो स्यूट डेट है वो फिर से निकल गई, तो पहले तो लेसर, ठीक है, स्यूट डेट और FRE। अब लेसर मोरेटोरियम पीरियड में पहला इफेक्ट ये है कि जो लेसर है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता, वो अटैच नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी जो उसने लीज पे देके रखी है कॉर्पोरेट डेटर को, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर का मोरेटोरियम चालू हो गया। तो देखो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय, वो किसने ऑक्यूपाई करके रखी है,
कॉर्पोरेट डेटर ने, तो उसने ऑक्यूपाई करके रखे उसके पोजीशन में, मैं रिकवरी नहीं कर सकता, तो अपना लेसर रिकवरी नहीं कर सकता। फिर लेसर की स्यूट डेट, स्यूट इनिशिएट नहीं हो सकते कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, और कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ जो भी है कॉर्पोरेट डेटर खुद नहीं कर सकता। तो ये लिखा हुआ है कि स्यूट और कंटिन्यूशन ऑफ पेंडिंग स्यूट जो भी है, ठीक है, स्यूट नहीं हो सकता ना, 1 सेकेंड, इन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्यूट, इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, तो स्यूट चालू नहीं कर सकते, अगर चालू हो गया है तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, और अगर कंटिन्यू होकर रिजल्ट भी आ गया है तो डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में जो है, तो चालू नहीं कर सकते, चालू हो गया है तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऑर्डर आ गया तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते डिक्री, ठीक है। फिर स्यूट डेट, तो डेट मतलब डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफ़र और इनकम्बर, तो जो डेट है डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफ़र और इनकम्बर नहीं कर सकते, जो भी असेट है, लीगल राइट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, इसका डेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये याद रखना कि जब ये लिक्विडेशन होता है ना, ये जो स्यूट है ना, ये लिक्विडेशन एस्टेट में चली जाती है, वैसे लिक्विडेशन भी, लिक्विडेशन में जो प्रॉपर्टी है ना ये भी एस्टेट में चली जाती है। खैर वो तो बोलना ज़रूरी था क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम ऐसा होता है। तो अपन ने स्यूट डेट एफआरई, लेसर की स्यूट डेट एफआरई अपन ने देखा, ये 4 पॉइंट अपन ने पढ़े कि लेसर प्रॉपर्टी का अटैच नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता, स्यूट इनिशिएट नहीं हो सकते, इनिशिएट हो गए तो कंटिन्यू नहीं हो सकते, अगर ऑर्डर आ गया तो डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर, फिर डेट डिस्पोज, एलिनेट, इनकम्बर, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। फिर एफआरई, फोरक्लोज, रिकवर्स और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी क्रिएटेड बाय, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर ने कहीं सिक्योरिटी दी होगी तो सिक्योरिटी का फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्समेंट भी नहीं हो सकता, राइट। फिर टाइम लिमिट है कंप्लीशन का, तो टाइम लिमिट तो यार वही है 180 जो फर्दर 90 डेज़ के लिए हो जाएगा, पर वही मैंडेटरी टाइम लिमिट में वो 330 दिन का लफड़ा आ जाता है, वो भी लिख देना। प्रोसीजर ऑफ आईआरपी फॉर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, अब वो जो है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट अगर खुद से जो है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में जा रहा है तो ठीक है। अब कॉर्पोरेट डेटर भी खुद से तभी जा सकता है जब उसने भी डिफ़ॉल्ट किया हो, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट डेटर भी खुद से तभी जा सकता है जब उसने डिफ़ॉल्ट किया हो, ठीक है। तो वो इनिशिएट कर सकता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, वो खुद से कर सकता है, ठीक है, पर डिफ़ॉल्ट हो तभी। तो एप्लीकेशन के साथ कुछ इंक्लोजर होंगे, तो एप्लीकेशन के साथ इंक्लोजर क्या होंगे, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट डेटर ने अगर डिफ़ॉल्ट करा है तो वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी, वो अपन ने BIS पढ़ा था, BIS बुक्स ऑफ अकाउंट, आई से इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट, वो उसको बताना पड़ता है जिसके अंदर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं हो और कंसेंट ले लिया हो, और P से BIS स्पेशल रिजोल्यूशन शेयर होल्डर का, और अगर फर्म है तो एटलीस्ट 3/4 ने एग्री करा हो, ठीक है। तो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, जो भी है 14 दिन के अंदर बता देगी, विदिन 40 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। रिजेक्ट करी है जो भी है तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी कि उसको रेक्टिफाई कर दो 7 डेज़ के अंडर में। कुछ अगर डिफेक्ट होते ना तो वो अलाउ करती है टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विदिन 7 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ठीक है, कि डिफेक्ट के लिए आपको बता देंगे, और अलाउ टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विदिन 7 डेज, ठीक है। तो वो 7 दिन का आपको मोहलत देंगे, राइट। इसमें एक पॉइंट ये भी था कोविड का, अब वो कोविड का पॉइंट तो अब नहीं है कि एडमिट कर सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन को। ऐसा था उसमें, ऐसा लिखा हुआ कि अगर डिफ़ॉल्ट 25 मार्च 2020 से उसके बाद हुआ है तो 3 महीने तक आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, भले डिफ़ॉल्ट कराओ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो सभी कर रहे थे, ऐसे कैसे हर कोई एप्लीकेशन कर देगा। तो ऐसा बोल दिया कि 3 महीने तक एप्लीकेशन मत करना, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट है ये महामारी के कारण हुआ है। खैर अब 2020 तो निकल ही है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना का है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तब जाके अपॉइंटमेंट होगा। ऐसा नहीं अर्रे छर्रों का बना देंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो रेगुलेशन 3 बोलता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। तो क्या बोलता है, एज पर रेगुलेशन 3 ऑफ IBC, एक जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ना वो एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इफ़ ही एंड ऑल पार्टनर, ये देखना पड़ना इसको, अगर वो और उसके सारे पार्टनर, ठीक है, वो किसी एंटिटी को बिलोंग करता है ना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो उसमें सारे पार्टनर या डायरेक्टर, अगर कंपनी हो तो डायरेक्टर, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट, तो वो उसके सारे डायरेक्टर पार्टनर एंड ऑल द डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, वो अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ही इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे अपॉइंट हो सकता है ऑन दी बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट डेटर के बोर्ड में अगर वो अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, तो ठीक है, तो वो बन सकता है। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो कोई कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। और कॉर्पोरेट डेटर के जो भी ऑडिटर है, CS है, कॉस्ट ऑडिटर है, या लीगल कंसल्टिंग फर्म जो भी है, ठीक है, तो पहले कॉर्पोरेट डेटर के जो भी ऑडिटर है, कॉस्ट CS इन प्रैक्टिस है, कॉस्ट ऑडिटर है, देखो चलो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर का। और साथ ही साथ कोई एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर, क्या बोला है? एम्प्लॉय काम करने वाला, प्रोप्राइटर या पार्टनर, यही बोल के रखा है। एम्प्लॉय काम करने वाला, एक प्रोप्राइटर, ठीक है, प्रोप्राइटर या पार्टनर, ठीक है, ऑफ अ फर्म ऑफ, ही इज़ नॉट, ये ना तो एम्प्लॉय है, ना तो प्रोप्राइटर है, ना तो पार्टनर है। किन का? कॉर्पोरेट डेटर के कोई भी ऑडिटर फर्म का या CS इन प्रैक्टिस का, ठीक है, तो ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट ऑडिटर। और इन द लास्ट ही फाइनेंशियल ईयर कोई नहीं था, तो लास्ट ही फाइनेंशियल ईयर में ये ना तो एम्प्लॉय है, ना तो प्रोप्राइटर है, ना तो पार्टनर है। साथ ही साथ वो लीगल कंसल्टेंसी फर्म का भी नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर, सिर्फ ऑडिटर, CS इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर नहीं, वो लीगल एंड कंसल्टिंग फर्म पे भी एप्लीकेबल होता है। तो देखो, ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर, किसका? वो लीगल कंसल्टेंसी फर्म का भी नहीं हो सकता, वो लीगल कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है, दैट हैज़ और हैड एनी ट्रांजेक्शन, जिसका ट्रांजेक्शन है कॉर्पोरेट डेटर के साथ 5% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर। तो जो फर्म है, वो फर्म का जो भी टर्नओवर है, ठीक है, वो फर्म के टर्नओवर का 5% या उससे ज़्यादा वो कॉर्पोरेट डेटा के साथ होता है। जैसे जिसमें उस फर्म का वो एम्प्लॉय, ना तो एम्प्लॉय, ना तो प्रोप्राइटर है, ना तो पार्टनर है। तो अपन ने देखा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा अपॉइंट हो सकता है, वो कॉर्पोरेट डेटा का रिलेटेड पार्टी नहीं है। वो रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर की डेफिनेशन अलग से सेक्शन 5 में देके रखी है। साथ ही साथ ऑडिटर, CS इन प्रैक्टिस एंड जो है कॉस्ट ऑडिटर, उनका जो है उनके अंदर वो एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं है। साथ ही साथ लीगल कंसल्टेंसी फर्म जिसका टर्नओवर का 5% या उससे ज़्यादा कॉर्पोरेट डेटर के साथ होता है, उस लीगल कंसल्टेंसी फर्म का भी ना तो एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर, पार्टनर है। अब इधर वो, हाँ, इन द लास्ट 3, और ये लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर इधर भी देखा जाता है, राइट। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि IRP ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या है। अब इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कायदे से इसको नहीं भी बताओ तो चलेगा, क्योंकि जब नोट्स का रिविजन होगा तब देख लेंगे। बट फिर भी अगर कोई सिर्फ क्वेश्चन ही देख रहा हो तो उसके लिए पढ़ लेते हैं कि देखो भाई, ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में भी जब डिफ़ॉल्ट होता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाता। तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, सबसे पहले वो डिमांड नोटिस सेंड करता है, डिमांड नोटिस के साथ वो इन्वॉइस सेंड करता है कॉर्पोरेट डेटर को। अब वो 10 दिन के अंदर, अब वो डिमांड नोटिस पे या तो वो पेमेंट कर देगा, ठीक है, या तो वो डिस्प्यूट के बारे में बताएगा, या तो स्यूट है तो उसके बारे में बताएगा। देखो, तो वो 10 दिन के अंदर नोटिफाई करता है। और 10 डेज़ क्या, रिसिप्ट होने के 10 दिन के अंदर कि भैया देखो डिस्प्यूट है, या तो पेंडेंसी ऑफ स्यूट कि मैंने तो स्यूट फाइल कर दिया है, ठीक है, या तो अगर आप उसने रीपे कर दिया है तो रीपे बता देगा अगर उसने पेमेंट किया तो। पर 10 दिन के बाद अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर से कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, अगर 10 दिन के बाद, 10 दिन तक वो ऐसा कर सकता है, 10 दिन के बाद पता चला कि कोई रिप्लाई ही नहीं आया डिस्प्यूट का, ना तो स्यूट का, ना तो कोई पेमेंट आया, ठीक है, ना तो डिस्प्यूट का बताया, ना तो स्यूट का बताया, तो ऐसे कैसे फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चले जाओ। ही मे फाइल एप्लीकेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर CIRP। फिर वही है कि 14 दिन के अंदर वो एडमिट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। पर वही आप एप्लीकेशन के साथ बताओगे सब कुछ, क्या क्या बताओगे कि हमने तो कॉपी ऑफ इनवॉइस, कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस, और सामने वाले से कोई रिवर्ट नहीं आया है, ठीक है, वो सबसे पहले तो कॉपी ऑफ इनवॉइस, ठीक है, और एक डिमांड नोटिस, सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आया है रिगार्डिंग डिस्प्यूट, तो उसका एफिडेविट दे दो कि सामने वाले का डिस्प्यूट, रिगार्डिंग डिस्प्यूट कोई नोटिस नहीं आया, इसका एफिडेविट दे दो। फिर सामने वाले का पेमेंट नहीं आया तो आपने अपने बैंक स्टेटमेंट बता दिए, पर बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टरी है। 2 चीज़ इसमें डायरेक्टरी थी, एक तो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट, ये डायरेक्टरी है। और साथ ही साथ भाई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड्स भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता है तब जाके आप ये सब करते हो, तो डिफ़ॉल्ट के रिकॉर्ड्स लगाने पड़ते हैं, ये भी डायरेक्टरी है। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से या तो आप लगा दो, या तो कोई अदर एविडेंस आप लगा दो, पर ये डायरेक्टरी है, ठीक है। फिर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी आपकी इच्छा पे है, तो 2 डायरेक्टरी है कि एक इच्छा पे आपको जो करना है कर लो, राइट। इनवॉइस और डिमांड नोटिस ये सब तो जाएगा ही जाएगा।
फिर उसका तो एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या उसको अगर डिफेक्ट रहेगा तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कि आप 7 दिन के अंदर रेक्टिफाई कर लो। ठीक है, ये सब चीज़ें तो होगी। तो इसको बोलते हैं ODI और RDI। अब ODI और RDI क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पर ODI और RDI से बेटर है अपन ने ये देख लिया कि पहले तो भैया अपने इनवॉइस और डिमांड नोटिस ये तो है, सामने वाले से रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई किसका नहीं आया, पेमेंट का, तो अपन ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिखा दिया जो डायरेक्टरी है। रिप्लाई नहीं आया सीयूट का, रिप्लाई नहीं आया डिस्प्यूट का, तो अपन ने एफिडेविट दे दिया। अब डिफ़ॉल्ट हुआ है तो डिफ़ॉल्ट के बारे में आप रिकॉर्ड्स बताओगे, राइट। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल खुद से अपॉइंट कर सकते हो, तो आप उसकी इच्छा है, आपकी इच्छा है आपको देना है कि नहीं देना है, राइट। किसी को असाइन कर दिया है तो वो असाइनमेंट की डीड भी आ जाती है अगर आपको पता हो तो। अब यही जो है चीज़ फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में पूछ ली उन्होंने कि फाइनेंशियल क्रेडिटर में कैसे होता है। तो ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद से या जॉइंटली कर सकता है किसी के साथ। अब जॉइंटली जब किसी के साथ कर रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट वाला भी हो सकता है और नॉन डिफ़ॉल्ट वाला भी हो सकता है। तो इटसेल्फ या अलॉन्ग विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लॉन्च कर देगा। ठीक है, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफ़ॉल्ट करा है तो साथ ही साथ अब वो एप्लीकेशन के साथ ODI देगा। ODI में क्या होता है, इधर अदर इन्फॉर्मेशन डिफ़ॉल्ट के रिकॉर्ड दे देगा और आई से इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नेम दे देगा जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं हो। ठीक है, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाएगा कि डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ है, तो ऐसे केस में जो है सेटिस्फाई हो जाएगा कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। मतलब इन सब चीज़ों से अगर वो सेटिस्फाई होता है तो 14 डेज़ के अंदर वो ऑर्डर दे देगा। ठीक है, और ऑर्डर दे देगा और जो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए ये इधर लिखा हुआ होगा कि हाँ, कम्युनिकेट इन 7 डेज ऑफ एडमिशन। तो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए इन 7 डेज ऑफ एडमिशन, तो कम्युनिकेट कर दिया। और इन केस रिजेक्ट करे तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कि रेक्टिफाई करो डिफेक्ट 7 डेज़ के अंदर। ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ा। फिर क्या आया कि when will be the provisions of insolvency and liquidation of corporate person be applicable on a corporate person। तो इंसॉल्वेंसी ओके, ये जो इंसॉल्वेंसी के प्रोविज़न है वो तब एप्लीकेबल होते हैं जब डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, शेल नॉट बी मोर, ओके, द प्रोविजन शेल बी अप्लाई ओनली 1 लाख रुपी और मोर। हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ हायर वैल्यू विच शेल नॉट बी मोर देन 1 करोड़। वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए हायर वैल्यू, पर हाँ अब हायर वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट हो तो ऐसे केस में जो है हो जाएगा, मतलब कि आप इनिशिएट कर लो तो प्रोविज़न तभी एप्लीकेबल होता है। फिर बोल के रखा है कि पर्सन हु हैज़ प्रोवाइडेड गुड्स और सर्विसेज एंड अ पेमेंट फॉर द सेम इज ड्यू, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है। ठीक है, वो तो है ही ना, ऑपरेशनल क्रेडिटर डेफिनेशन में ही है। ओके, तो एक और MCQ है कि सत्या ने एक पिटीशन फाइल की है कि देखो पेमेंट डेप्ट का पेमेंट नहीं किया है, अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट क्लेम बाय द पिटिशनर 30 लाख है। अब वो जो रिस्पॉन्डेंट है प्लीडेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट अमाउंट ऑफ क्लेम वॉज नॉट बिलोंगिंग टू द एप्लीकेंट। 1 सेकेंड, सत्या ने फाइल करी पिटीशन अगेंस्ट मिस्टर एक्स। अब वो जो मिस्टर एक्स जो है वो बोल रहा है कि जो क्लेम है ना वो क्लेम मेरे को बिलोंग नहीं करता, वॉज नॉट बिलोंगिंग टू द ओके। उसने ये बोला कि ये तो एप्लीकेंट को बिलोंग नहीं करता, ये पर्टिकुलर एप्लीकेंट को तो बिलोंग ही नहीं करता जो ये क्लेम के बारे में बोल रहा है। तो सत्या एसर्टेड दैट कि वो खुद विथ हिज सन वो 26 लाख ओव करता है। ठीक है, दो नो वेयर इन द पिटिशन ही एडमिटेड दैट ही हिमसेल्फ विथ हिज सन ओन्स 26 लाख टू द रिस्पॉन्डेंट। देखो उसने बोला कि मैं 26 लाख ओव करता हूँ, पहले तो उसने क्लेम करा 30 लाख का, सामने वाला बोलता है क्या क्लेम तो 30 लाख का तेरा बनता ही नहीं है, तेरा है ही नहीं 30 लाख का, तो उसने बोला कि मेरा 26 लाख का है, पर मैंने एप्लीकेशन में ऐसा कुछ बता के नहीं रखा था। बट ठीक है ना, आप खुद से या जॉइंटली किसी के साथ मिलकर कर सकते हो, तो कायदे से तो NCLT को एडमिट कर लेना चाहिए। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा तो रहेगा डिस्प्यूटेबल कि ये क्या है सीन, एक बार इसको देखना पड़ेगा, इसको रखो होल्ड पे। 1 सेकेंड, ओके। सत्या ने वापस मैं बोल देता हूँ कि सत्या ने पिटीशन फाइल करा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट कि डेप्ट का पेमेंट नहीं किया है मिस्टर एक्स ने, और अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट क्लेम बाय द पिटिशनर, उसने तो 30 लाख का क्लेम कर दिया था। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट ने प्लीड करा कि अमाउंट ऑफ क्लेम वो एप्लीकेंट को बिलोंग नहीं करता है। फिर उसने बोला कि मैं तो खुद सन के साथ 26 लाख वो करता हूँ, कंसिडरिंग द अबव फैक्ट NCLT को एडमिट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, जो भी है। ठीक है, इसको अपन ने स्क्रीनशॉट लेके इसको शेयर करते, पर साला सर्वर ही डाउन है तो कैसे शेयर करें, व्हाट्सएप का सर्वर 2-3 घंटे से डाउन है। खैर 35,
ABC एंड कंपनी जो टैक्स कंसल्टेंट है ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर विच इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, टैक्स कंसल्टेंट है एक्स लिमिटेड फॉर विच एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मिस्टर ए हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर CIRP हैज़ रिफ्यूज्ड, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इन्फॉर्मेशन ए को नहीं सबमिट कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब समझ रहे हो, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आपसे मांग रहा है इन्फॉर्मेशन और आप मना कर रहे हो। अब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जब अपॉइंट होता है ना 16 के अंदर, तो 17-18 में उसकी पावर और ड्यूटीज़ रहती है, तो एक बार उसकी पावर और ड्यूटीज़ देख लेते हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं कि भाई आप असेट और फाइनेंस, ठीक है, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कॉर्पोरेट डेटा से, बिजनेस ऑपरेशंस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, सारे कस्टडी, ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर आपने असेट्स ले लिए, इन्फॉर्मेशन के बाद असेट्स ले लिए, फिर क्रेडिटर से क्लेम मंगवाया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाया और इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में फाइल कर दिया। तो क्या लिखा है कि नो एज पर सेक्शन 17-18 ऑफिसर एंड मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ओके, ये तो उसके राइट्स हो गए एक तरीके से। ऑफिसर एंड मैनेजर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स शेल रिपोर्ट टू द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ओके, ये तो अपन ने पढ़ा ही था, ओके, राइट, सही है। ये पॉइंट पढ़ना था अपने को कि जैसे ही IRP आता है तो सबसे पहले मैनेजमेंट जो है, ये मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट कॉर्पोरेट IRP को वेस्ट हो जाता है, कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट IRP को वेस्ट हो जाता है। सेकंड कंपनी के BOD पार्टनर मैनेजर ऑफिसर एम्प्लॉय मैनेजर सब लिख देता हूँ मैं, इधर टैक्स कंसल्टेंट भी लिख देता हूँ, वो जो है रिपोर्ट करेंगे और एक्सेस देंगे इन्फॉर्मेशन का, तो कोई भी मना नहीं कर सकता। मैनेजमेंट पूरा मेरे पास, ऑफिसर एम्प्लॉय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब तुम मेरे को ही रिपोर्ट करो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको फर्निश करेगा इन्फॉर्मेशन, वो मना नहीं करेगा, वो खुद इन्फॉर्मेशन करे आपको फर्निश करेगा, राइट। अब ये जो कॉर्पोरेट डेटर है ये करेगा क्या, ये जो कॉर्पोरेट डेटर है एग्जीक्यूट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा, वो एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, वो कॉर्पोरेट, अब मैनेजमेंट उसके पास आ गया तो उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा, चलो बिहाफ पे एक्ट करा, वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में एक्सेस कर सकता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस ले सकता है, तो वो एक्सेस लेगा तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का ले लेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस ले सकता है, साथ ही साथ उसको लॉ का कंप्लेंस भी करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी तो ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो गवर्नमेंट के पास है, ऑडिटर के पास है, अकाउंटेंट के पास है, कंसल्टेंट के पास है, सबसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड सब एक्सेस कर सकता है, लॉ का कंप्लेंस तो करना ही पड़ेगा साथ ही साथ। फिर बोला है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कैरिंग आउट द CIRP एंड मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखो कमिटी ऑफ क्रेडिटर नहीं होता, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी कुछ हद तक होता है, तो कैसे केस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इधर आना चाहिए आंसर। फिर एक और पॉइंट एक और आ गया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या असाइन कर सकता है, लीगल ट्रांसफ़र कर सकता है ऑपरेशनल डेप्ट, तो हाँ कर सकता है, ठीक है, तो यस ट्रांसफरर, ओके, हाँ ठीक है, तो ट्रांसफर ही शैल बी कंसीडर्ड, हाँ टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफर कायदे से ये होना चाहिए, ठीक है, तो वो तो ऑपरेशनल क्रेडिटर, अगर आपने ऑपरेशनल क्रेडिटर ने ट्रांसफ़र करा है अपने ऑपरेशनल डेप्ट, तो सामने वाला भी ऑपरेशनल क्रेडिटर ही होगा, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर तो होने से रहा, ठीक है, कैन नॉट असाइन भी नहीं, असाइन तो कर सकते हैं, ठीक है, नो की तो बात ही नहीं, असाइन तो कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो रूबी लिमिटेड है उसने एप्लीकेशन फाइल करी NCLT को, स्टेट दैट CIRP अगेंस्ट हिम कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। एक रूबी लिमिटेड ने एप्लीकेशन फाइल कर दी NCLT को ये बोलते हुए कि जो है कंपनी ने ही एप्लीकेशन फाइल करी कि CIRP कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विद इन द 90 डेज अंडर फास्ट ट्रैक, तो ठीक है ना, तो एक्सटेंशन हो सकता है, राइट। कंसिडरिंग द एप्लीकेशन ऑन बिंग सेटिस्फाइड NCLT ने ऑर्डर करा कि एक्सटेंड कर देते हैं 30 दिन से, ठीक है। लेटर अगेन रूबी ने बोला कि चलो आपने तो 30 दिन बोला ना, आपने 30 दिन से एक्सटेंड करा, मैं तो 45 दिन तक करवा सकती हूँ, तो उसने एक्स्ट्रा 15 डेज़ के लिए वापस से अप्लाई कर दिया, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैक्सिमम एट ए टाइम एक बार ही कर सकते हो, मैक्सिमम 45 डेज तक, ठीक है, तो नॉट ग्रांटेड मोर देन वंस, चलिए हो गया। टाइम लाइन ऑफ 180 डेज शेल बी कमेंसमेंट फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय NCLT, ठीक है। रब बैंक जो बैंकिंग कंपनी है, उस बैंकिंग कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा इन पेमेंट ऑफ ड्यूज़, ठीक है, टू देयर कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। अब कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दे रहा है, बैंक है, कंपनी है, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दे रहा है, तो कायदे से कैन कॉन्ट्रैक्टर एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएट इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट बैंक, हाँ तो ऑपरेशनल क्रेडिटर तो ओके, 1 सेकेंड, अब आ गया बैंक का काम क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट द बैंक
नो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब अगर कॉर्पोरेट डेटा तुम्हारा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो एक्सक्लूडेड है। वही सोचे कि इतना इजी कैसे आ गया, बैंक तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, कॉर्पोरेट डेटा का तुम्हारा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है तो वो एक्सक्लूडेड है। तो देखो इस तरीके से अपन ने अराउंड 25 क्वेश्चन तक कर लिए। अब बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं, वो 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, राइट। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV।